जी, और एक और चीज़ डॉक्टर साहब मैं लगे हाथों आपसे पूछ लेता हूं कि एंटीबायोटिक खाना ये तो एक बात है, लेकिन अक्सर डॉक्टर्स ही कहते हैं या बताया जाता है कि एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो उसका आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, टाइम पे लीजिए और पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। लोगों को क्या है, थोड़ा बहुत भी रिलीफ आ गया, जैसे मैंने कहा कि लोग एक मामूली बीमारी में ही एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं, 1-2 दिन में अगर वो ठीक ना हो तो, और खाते हैं, 1-2 डोज में आराम मिलता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्या होता है एग्जैक्टली अगर आप एंटीबायोटिक के कोर्स को अधूरा छोड़ दो? लाइक फॉर टाइफाइड के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक फॉर टाइफाइड इज 14 डेज का। पर हम देखते हैं कि बहुत बार मरीज 3-4-5 दिन लेते हैं, थोड़ा ठीक लगा कि रोक देते हैं और फिर वापस थोड़ा ठीक नहीं हो तो फिर शुरू करते हैं। इसकी वजह से ये जो इनकम्प्लीट लेते हैं कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, डेफिनेटली इसमें रेजिस्टेंस हो जाते हैं। वेयर स्मॉलर एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन या जो सिंपलर अमोक्सिसिलिन है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बट डेफिनेटली कंप्लीट कोर्स न करने की वजह से पहली बात तो जरूरत है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपन जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसको जरूरत है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर जरूरत है तो उसको कोर्स पूरा कंप्लीट करना भी उस इलाज के लिए कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेटली यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स एंड सी दैट बीच में ना रुके अपना। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एंटीबायोटिक का जरूरत है कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर शशांक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। तो ये बात वही चल रही है कि भारत में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इस हद तक है या इतना ज़्यादा है कि स्पेशलाइज केस में तो लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है कि 83%, और डॉक्टर साहब ने अभी हमें समझाया कि 83% एक स्पेशलाइज ग्रुप है जिसका नंबर है, नॉट द फुल पॉपुलेशन, बट स्टिल एंटीबायोटिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कि हमारे अंदर एक ऐसा सुपर बग पैदा हो रहा है, लैंसेट उसको रिपोर्ट कर रहा है, जिसके ऊपर अब कोई दवा असर नहीं करेगी। विपिन जी, आपने बहुत सही बताया कि ये ई मेडिसिन लैंसेट की एक शोध निबंध है। इसमें बताया गया था जो लोग ईआरसीपी कर रहे थे उनके लिए, लेकिन ये चिंताजनक है क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने जैसे सही बताया और वसंत जी ने बताया कि लोग एंटीबायोटिक पेपरमिंट जैसे खाते, कोई टॉफी चॉकलेट जैसे खाते, और ये बिल्कुल गलत है। और मेडिकल पॉपुलेशन हो या जनरल पॉपुलेशन हो, उनको ये चीज हमको बहुत सतर्क से करनी पड़े कि एंटीबायोटिक का गैर उपयोग नहीं करें, अंडर मेडिकल सुपरविजन ही लेना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के बिना देना नहीं चाहिए। और भारत सरकार ने इसके ऊपर अभी आईसीएमआर ने भी काफी, डब्ल्यूएचओ ने भी काफी गाइडेंस आई है कि अभी हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो करते हैं विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड विदाउट प्रॉपर कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट करना नहीं चाहिए। उसका जो एम्पेरिकल यूज होता है यानी सर्वसाधारण यूज होता है वो अवॉइड करना चाहिए। और ये स्टडी भी इसका ही इंडिकेटर है। ईआरसीपी जो करते हैं प्रोसीजर है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, उसमें 80%, बाकी कंट्रीज देखेंगे तो 20% के नीचे है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और हमको सतर्क रहना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस भी होना चाहिए और मेडिकल अवेयरनेस भी होना चाहिए कि एंटीबायोटिक हमको लेना बहुत केयरफुली चाहिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये प्रॉब्लम होने वाला है। और सुपर बग जो आएंगे, ड्रग रेजिस्टेंट हो गए तो कोई दवाइयां नहीं रहेंगी लोगों को देने के लिए। तो इसलिए हमको सतर्कता और रैशनल एंटी माइक्रोबियल प्रिस्क्रिप्शन ये बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, शशांक जी, एक जो सुपर बग की बात हो रही, जो ये कह रहा है कि हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स खा खा के सुपर बग बन गया है, इसको कैसे समझे? क्या अब ये सुपर बग बन तो गया है, इस पे कोई दवाई असर नहीं करेगी, पर क्या है ये हमें बीमार कर देगा? किस हद तक ये खतरनाक है? ये बिल्कुल खतरनाक है। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग माइक्रोज में आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जस्ट आपने देखा रहेगा, डब्ल्यूएचओ ने 2 दिन पहले ही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के ऊपर भी एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किया था। वहां पे भारत सरकार ने बहुत अच्छा कामगिरी किया है। वैसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ड्रग्स है, जैसे वसंत जी ने बताया, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इनके ऊपर ये सुपर बग तैयार होने की संभावना रहती है। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज इसके माइंडफुल है। और इसलिए आईसीएमआर ने एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट के लिए स्पेशल गाइडलाइंस भी किए हैं और वो रिवाइज भी किए हैं। डब्ल्यूएचओ से आगे हमारे सर्वश्रेष्ठ गाइडलाइंस है, लेकिन उनका अमल करना यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, केमिस्ट के लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे और डॉक्टर के लेवल पे। तो डॉक्टर वसंत, अब ये जो सुपर बग बन गया है, जिन भी मरीजों के अंदर आ गया है, और वो 83% जो हम नंबर बोल रहे हैं, वॉट एवर दे आर, जिस भी कंडीशन में वो नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई उनका वो इलाज नहीं है? उनको उसके साथ ही रहना होगा? और क्या ये एक से दूसरे को ट्रांसफर भी हो जाता है?
ये जो 83% जो नंबर दिया हुआ है वो स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन है, जो पेशेंट्स बार बार ईआरसीपी के लिए जाते हैं, जो बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं, जो बार बार बीमार है। उसमें कैंसर पेशेंट्स भी है, कोलेंजियोकार्सिनोमास, जिनको बार बार अपने को डायलिटेशन करना पड़ता है बिलियरी। ये स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन। यस, ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग है। लाइक इकोलाई अलग है, लाइक क्लेप्सियला अलग है, सुडोमोनास अलग है, एसिडोबैक्टर अलग है। तो इनका सबका अलग 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 दवाई रहती है, एक ही दवाई नहीं है। फिलहाल वी स्टिल हैव, हमारे पास 2 या 3 वेपन्स अभी भी हम लोग है जो यूज कर रहे हैं। बट यस, हम लोग कंप्लीट कोर्स अगर ये पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, जो किसी को 2 हफ्ता लगता है, किसी को 4 हफ्ता भी लगता है, और अगर कंप्लीट कर देंगे तो उसको हम लोग डेफिनेटली फ्री कर सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि इसका इलाज है, ये सुपर बग मतलब इनविंसिबल नहीं है, इसको भी खत्म किया जा सकता है। हाँ, मतलब एंटीबायोटिक देके डेफिनेटली इट कैन बी किल्ड। दूसरी बात है, पर वो कोलोनाइज, किसी में कोलोनाइज 2 महीना 3 महीना तक रहता है, तो इसके लिए उसको एक पेशेंट से दूसरा ट्रांसफर होने का रिस्क रहता है। पर उसके लिए स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का जरूरत है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द बड़े हॉस्पिटल सब लोग ये इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस करते हैं और इनको आइसोलेट करते हैं और सेपरेट रखते हैं, ताकि कंपलसरी ग्लविंग, कंपलसरी वेयरिंग द गाउन, ये सब करके हम लोग प्रिवेंट करने को ट्राई करते हैं। बट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपने इंडिया का एंड द नंबर ऑफ बेड्स एंड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इतने हैं कि सबको सिंगल रूम आइसोलेटेड इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जितना हो सकते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट आइसोलेशन इज द बेस्ट वे, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस अपार्ट फ्रॉम द क्लीनिंग द एनवायरमेंट रिपीटेडली से अपने को दूसरा पेशेंट से, एक से दूसरा पेशेंट को अवॉइड ये ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड ट्रांसफरिंग इट टू अदर पेशेंट्स। जी, तो ठीक है। एक बात तो ये कि ये सुपर बग इनविंसिबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका भी एक इलाज है। लेकिन वो आए क्यों, वो बने ही क्यों, एंटीबायोटिक का ऐसा इस्तेमाल ही हम क्यों करें कि हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा हो, नंबर 1। नंबर 2 कि वो ट्रांसफरेबल है, इसलिए उसका भी ध्यान तो रखना ज़रूरी है। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे कि भाई एंटीबायोटिक हमें कब एग्जैक्टली लेनी चाहिए। मन से तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। क्या एंटीबायोटिक्स की भी कोई अलग अलग ग्रेड है कि भाई इस ग्रेड के एंटीबायोटिक इट्स ओके, लेकिन ये ग्रेड के एंटीबायोटिक ना कभी भी मन से तो लेना ही नहीं, जब तक ज़रूरत हो ना लेना। तो ये थोड़ा सा एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म समझेंगे, और जो जनरल व्यक्ति एंटीबायोटिक खा लेता है अपनी लाइफ में कितनी भी, वो कितना अपने आप को खतरे से एक्सपोज कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। एक छोटा ब्रेक के बाद ये कुछ अहम सवाल।